पर समझिए.com। आज ईरान में वेनेजुएला पार्ट 2 की बात करेंगे। आप चौंकी नहीं, क्योंकि जो ईरान में घट रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। वो पूरी दुनिया इसलिए देख रही है क्योंकि ईरान में इससे पहले शायद ही ये कभी घटा हो। वो हैरान करने वाली घटना है। ऐसे में पहला सवाल यही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आखिर क्या मंथन चल रहा है और फैसला क्या हुआ है। पूरा दुनिया यह जानना चाहती है ट्रंप कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले। दूसरा सवाल यह है कि क्या इसमें ट्रंप के दोस्त एलन मस्क की कोई भूमिका है, क्योंकि ईरान में जो जुल्म हो रहा है उसे दुनिया को दिखाने का जरिया स्टारलिंक बन गया है। माना यह जा रहा है कि स्टारलिंक एक ऐसा हथियार बन गया है जो अमेरिका विरोधी देशों में हो रहे विरोध को हवा देने का काम कर रहा है। और तीसरा सवाल यह है कि भारत सरकार ने ईरान को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें और विस्तार क्यों किया है। क्या ये तीनों सवाल ईरान के इस्लामिक क्रांति के खात्मे की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आज समझिए.com में हम इसी को विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान वेनेजुएला पार्ट 2 को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। समझिए.com के साथ बने रहिए। तमाम बातों के साथ साथ जिस बात का जिक्र किया गया है हम आपको बताने वाले हैं समझिए.com में आखिर खबर क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक बैठक की है। यह सिचुएशन रूम बहुत खास है, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बैठक में क्या हुआ यह जानना जरूरी है। ईरानी खलीफा खमेनी को टारगेट करने का प्लान बनाया गया। जी हां, टारगेट करने का प्लान बनाया। वेनेजुएला जैसी कार्रवाई पर मोहर लगी है। ईरान में स्टारलिंक की एंट्री पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एलन मस्क को 21वीं सदी का मखमली क्रांति का प्रणेता माना जा रहा है। भारत समेत 10 बड़े देशों ने ईरान को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है अपने तमाम लोगों को लेकर कि जितनी जल्दी हो सकता है ईरान से निकलिए। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, लेकिन भारत के लोगों के लिए, वहां पर ईरान में फंसे जो भारतीय हैं उनको लाने के लिए उस एयर स्पेस को खोला गया। प्लेन उड़ा और फिर से एयर स्पेस को बंद कर दिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी हलचल सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी को टारगेट करने की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला जैसी सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य कार्रवाई के मॉडल पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है। प्लान के तहत सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की तैयारी की जाएगी, ताकि आसमान से हमला बहुत आसानी से हो सके। रणनीतिक सलाह यह दी गई है कि हमला बेहद तेज, सटीक और कम समय में खत्म कर दिया जाए। ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया गया है, ईरान में लंबा युद्ध अमेरिका के हित में नहीं होगा, और यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है। सिचुएशन रूम की यह बैठक संकेत दे रही है कि आने वाले दिन में पश्चिम एशिया के लिए बेहद विस्फोटक हो सकते हैं। दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। सवाल साफ है कि क्या ट्रंप युद्ध का बटन दबाने जा रहे हैं? सब पर इसकी निगाहें। अमेरिका का सिचुएशन रूम क्या है? क्या अमेरिका का सिचुएशन रूम है व्हाइट हाउस के भीतर यह सिचुएशन रूम बना हुआ है? अब आपको बता दूं कि इस सिचुएशन रूम में आखिर कब कब कौन कौन सी रणनीति बनाई गई है। 1961 में जो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इसकी स्थापना की गई थी। आतंकी हमले और वैश्विक संकटों पर यहीं पर मंथन होता है, यहीं पर हाई लेवल बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, CIA के चीफ होते हैं, पेंटागन और NSA के अधिकारी मौजूद रहते हैं। फैसले लाइव सैटेलाइट फीड और रियल टाइम इंटेलिजेंस की सुविधा होती है। दुनिया में सबसे गोपनीय और ताकतवर कैमरे यहीं पर होते हैं, जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। जब कहीं हमला होता है तो उस हमले को लाइव देखा जा सकता है इस सिचुएशन रूम में बैठकर। दरअसल अमेरिका का जो सिचुएशन रूम है वो व्हाइट हाउस के भीतर बना हुआ है, जो कि अत्यंत हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है,
जहां पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील फैसले लिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको बता दें कि सिचुएशन रूम में उच्च स्तरीय जो बैठकें हैं, वो रूम में कितनी और कब कितनी बार स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई गई है, किन किन देशों के लिए यह रणनीति बनाई गई है, वो भी आपको बता देता हूं। 1991 खाड़ी युद्ध हुआ था, तब इस तरह की रणनीति बनाई गई थी। उस दौरान सैन्य रणनीति और इमरजेंसी बैठक यहां पर हुई थी। 2001 में अफगानिस्तान युद्ध शुरू करने से पहले टॉप सिक्योरिटी बैठक मीटिंग्स यहीं पर हुई थी। 2011 में ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के वक्त यहीं से मॉनिटरिंग की गई थी, और जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका के फोर्स वहां पर गया था, जो उनके जवान वहां पर गए थे, कमांडो वहां पर गए थे, तो राष्ट्रपति इसी सिचुएशन रूम में बैठकर पूरी कार्रवाई को लाइव देख रहे थे कि ओसामा बिन लादेन कैसे पकड़ा गया, कैसे जकड़ा गया और कैसे वहां से उसे उठा कर लाया गया पाकिस्तान से। 2025 में ईरान पर जब संभावित कार्रवाई को लेकर रणनीति बनी, तब भी यहीं पर हुई थी। 2026 में वेनेजुएला पर जो संभावित ऑपरेशन हुआ, उस पर भी आंतरिक विचार विमर्श इसी सिचुएशन रूम में हुआ, और अब फिर से ईरान के हालत और हमले के विकल्पों पर चर्चा इस सिचुएशन रूम में आज हुई है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है और यह तय हो गया है। ईरान में ये तस्वीरें प्रोटेस्ट के दौरान की वायरल हो रही हैं, जो आज के सिचुएशन में फिट बैठती हैं। कैसे आयतुल्लाह खमनेई को पोस्टर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इस तस्वीर से आप जेन जी के इरादे समझ सकते हैं। इस तस्वीर से यह साफ है कि ईरानी अब खमनेई के खात्मे पर उतरे हैं, जो अमेरिका को मौका दे रहे हैं, और अमेरिका भी सीधे यहां के लोगों को संबोधित कर रहा है, सीधे संबोधित कर रहा है। अब प्रोटेस्ट और स्टारलिंक की कहानी क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। स्टारलिंक वैसे तो एक टेलीकॉम कंपनी है जो कई देशों में जा रही है, और वो दावा कर रही है कि वो अपनी कंपनी के जरिए आपको सैटेलाइट फोन जैसा फील कराएगी। जैसे आपने बहुत सारी कंपनियां, एयरटेल है, आइडिया है, या फिर जियो है, ठीक वैसे ही स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, वो अब आने जा रही है। स्टारलिंक ने क्या किया है कि उसने कोई टावर कहीं पर नहीं लगाए हैं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर हजारों ऐसे सैटेलाइट के लिए सेटअप लगा दिया है, और वहां से सीधी जो आपकी रेज आएंगी, तरंगें आएंगी, जो आपके फ़ोन पर पड़ेंगी, और आपका फ़ोन बिल्कुल आपको सैटेलाइट की तरह फील कराएगा, रुकावट नहीं होगी उसमें। यही सैटेलाइट खेल का जो सैटेलाइट कंपनी है, उसके फ़ोन क्या कर रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है, ईरान में इसकी एक झलक दिखाई दी है। असल में ट्रंप को सिचुएशन रूम में क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे क्या खेल है जिसमें दुनिया के दूसरे देशों में खलबली मची हुई है। दरअसल ईरान के एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल, इस पोर्टल के अनुसार ईरान में सिर्फ 8 और 9 जनवरी की रात को करीब 12,000 लोग मारे गए। इस बार और दोहरा दूं, एक बात और दोहरा दूं कि 12,000 लोग मारे गए हैं, वो भी एक दिन के अंदर, यानी कि ईरान की सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, जिसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, खासकर एक तस्वीर में जिस महिला अपने परिजन की डेड बॉडी से लिपटी हुई है, वो सड़क पर बैठी दिख रही है। हालांकि अब तक ये दावा विदेशी एजेंसियों की तरफ से ही किया जा रहा था, लेकिन अब ईरान इंटरनेशनल पोर्टल ने इस दावे की जिम्मेदारी ले ली है। ये जानकारी कई दिनों के बाद सामने आई है। नए वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पूरी रणनीति के तहत यह नरसंहार किया गया। इस दौरान पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया था। तब लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में से रिकॉर्ड कर लिया, और जैसे ही उन्हें स्टारलिंक का नेट कनेक्शन मिला, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की लाइंस लग गई। एक के बाद एक सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आप देख सकते हैं, ये जानकारी आपको बता दें कि ईरान में ये अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। इस तरह स्टारलिंक की भूमिका आज आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब 12,000 लोग मारे गए तो ईरान की सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया था।
कोई भी इस तरह की तस्वीरें बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर स्टारलिंक ने अपना तत्काल से कनेक्शन दिया और जितने भी लोगों के मोबाइल में इस तरह की तस्वीरें थी, नरसंहार की तस्वीरें थी, वो पूरे दुनिया में वायरल होने लगी और ईरान का एक भयानक चेहरा, नरसंहार का चेहरा पूरा दुनिया में छाने लगा। क्योंकि अमेरिका अगर कार्रवाई करे तो लोगों को लगे कि साहब अमेरिका ने कार्रवाई की है तो ठीक की है। इस बात को लेकर स्टारलिंक ने एक कदम और साथ दे दिया ट्रंप का। आज की दुनिया में संघर्ष का स्वरूप बदल चुका है, जहां जंग अब सिर्फ बंदूक, बम और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सूचना और संचार के जरिए भी लड़ी जाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं, जिनमें लोगों की भावनाएं प्रभावित की जा सकती हैं, माहौल बनाया जा सकता है और सरकारों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी खड़ा किया जा सकता है। जब किसी देश में अशांति फैलती है तो उसका असर केवल सड़कों पर नहीं होता, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर वायरल होते वीडियो, पोस्ट और संदेशों के जरिए पूरी दुनिया में दिखाई देने लगता है। तेजी से ये एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। इसी संदर्भ में स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर नहीं होती हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट से चलती हैं, ये किसी टावर से नहीं चलती हैं, आपके देश में इनका सर्वर नहीं होता है और इंटरनेट बंदी के दौरान भी ये आपको कनेक्टिविटी देती हैं। ईरान की सरकार ने ईरान के देश में, ईरान की सीमा में सारी इंटरनेट कंपनियों पर, मोबाइल सेवा कंपनियों पर बैन किया था, लेकिन स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसने ईरान